हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 25 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, क्या कुछ जो घटनाएँ हैं वो घट रही हैं, क्या कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो निकल करके सामने आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। और ये सारे क्वेश्चन आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड बॉलीवुड डे, जिसे विश्व बॉलीवुड दिवस के नाम से जानते हैं, ये कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 12 सितंबर, बी ऑप्शन है 13 सितंबर, सी ऑप्शन है 24 सितंबर और डी ऑप्शन है 23 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। आगे अगर हम बात करें तो विश्व बॉलीवुड दिवस जो है वो हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व बॉलीवुड दिवस। और अगर हम बात करें इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो भारतीय फिल्म उद्योग यानी कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है उसमें विशेष रूप से बॉलीवुड की जो उपलब्धियों और उसके वैश्विक प्रभाव को मान्यता देना है। यानी कि जो कुछ भी बॉलीवुड, आप सभी लोग जानते हैं, फिल्में देखते भी होंगे, तो जो बॉलीवुड है उनकी क्या कुछ उपलब्धियां हैं और वैश्विक प्रभाव क्या कुछ उसका पड़ा है, इसके बारे में लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए, लोगों तक इसके बारे में बताने के लिए ये जो दिवस है यह मनाया जाता है। अगर हम बात करें 24 सितंबर की ही तारीख क्यों चुनी गई कि 24 सितंबर को ही ये जो विश्व बॉलीवुड दिवस है क्यों मनाया जाए, तो इसका रीज़न ये है कि इसी दिन यानी कि 24 सितंबर वर्ष 1913 यानी कि 24 सितंबर 1913 को जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, ये रिलीज की गई थी। तो इसीलिए इस दिन को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाए जाने के लिए ये जो दिन है ये चुना गया और तभी से 24 सितंबर को हर साल विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 28वां वायु प्रमुख नियुक्त किया गया है? यानी कि वायुसेना का जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो ए ऑप्शन है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, बी ऑप्शन है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, सी ऑप्शन है एयर मार्शल अनिल घोसला और डी ऑप्शन है एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है ये अभी वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और ये 28वें वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आगे अगर हम डिटेल में बात करें, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आर्टिकल में, ये अमरप्रीत सिंह जी हैं और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को 28वां वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये जो आए हैं तो ये एयर चीफ मार्शल VR चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी जी की जगह पर आए हुए हैं, जो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और 30 सितंबर को ही इनका ये जो नया पद है ये मिलने वाला है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इससे मतलब जो पहले वायुसेना प्रमुख थे वो VR चौधरी, विवेक राम चौधरी जी थे और उनकी जगह पर अमरप्रीत सिंह को नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि वर्तमान में ये उप प्रमुख हैं वायुसेना के और इनको वहां से अब सीधे वायुसेना प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। उनको 2019 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2023 में परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। यानी 2019 में इनको अति विशिष्ट सेवा पदक मिला और फिर 2023 में परम विशिष्ट सेवा पदक, इन मेडल्स के द्वारा इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो वहाँ के नवे राष्ट्रपति यानी 9th राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन है महिंदा राजपक्षे, बी ऑप्शन है गोतबाया राजपक्षे और सी ऑप्शन है अनुराग कुमारा दिसानायके और डी ऑप्शन है मैत्रीपाल सिरिसेना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुराग कुमारा दिसानायके जो हैं ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। और कौन से नंबर में हैं तो 9th पोजीशन यानी 9th नंबर के ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में, यही हैं अनुराग कुमारा दिसानायके जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं श्रीलंका के। तो अनुराग कुमारा दिसानायके को श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं
ये दिशा नायकों को राष्ट्रपति पद की शपथ भी इन्होंने दिलाई हुई है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। उसी प्रकार से श्रीलंका में भी मुख्य न्यायाधीश जो वहाँ के हैं उन्होंने दिशा नायके को, यानी अनुराग कुमारा दिशा नायके को राष्ट्रपति की पद की जो शपथ है वो दिलाई। श्रीलंका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 21 सितंबर को हुआ था, यानी कि मतदान जो हुआ था वो 21 सितंबर को हुआ था और 22 सितंबर को मतगणना हुई थी, यानी कि 22 सितंबर को मतगणना की गई, जिसके द्वारा अनुराग कुमारा दिसानायके जो हैं ये जीत करके वहाँ पर आए हुए हैं। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, यानी कि कौन है जिन्होंने पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जीती हुई है। तो ए ऑप्शन है चिराग शेट्टी, बी ऑप्शन है साइना नेहवाल, सी ऑप्शन है अनमोल खरब और डी ऑप्शन है पीवी सिंधु। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनमोल खरब जो है इन्होंने पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला श्रेणी में इन्होंने खिताब जीता हुआ है। आगे अगर हम यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं अनमोल खरब हैं और इन्होंने ही खिताब जीता हुआ है। तो अनमोल खरब ने पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब इन्होंने जीता। ये 17 वर्ष की हैं और अनमोल खरब का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। इससे पहले इन्होंने बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल खिताब भी जीता हुआ था और इसका जो आयोजन है वो 22 सितंबर 2024 ल्यूबेल्स्की पोलैंड में हुआ, यानी कि ये जो आयोजन था इसका पोलिस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का ये 22 सितंबर को हुआ, जो कि ल्यूबेल्स्की पोलैंड में इसका आयोजन किया गया। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा, यानी कि कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जिसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया जाएगा। तो ए ऑप्शन है मुंबई हवाई अड्डा, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी ऑप्शन है पुणे हवाई अड्डा और डी ऑप्शन है कोलकाता हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पुणे हवाई अड्डा है, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। आगे अगर हम बात करें डिटेल में तो पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो नाम है ये रखे जाने का जो बात है वो की जा रही है, रखा जाएगा। तो इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भी भेजा गया है, यानी कि जो ये नाम चेंज करना है इस प्रस्ताव को की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज भी दिया गया है। बाल गृह वेधशाला कर्मचारियों के लिए गारंटीड प्रोग्रेस स्कीम को भी राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, यानी कि जो बाल गृह वेधशाला कर्मचारियों के लिए जो गारंटीड प्रोग्रेस स्कीम है इन्होंने इस राज्य मंत्रिमंडल ने इनको ये परमिशन भी दे दी है कि जो ये जो हवाई अड्डा है अब इसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, लेकिन ऑल ओवर परमानेंट करने के लिए केंद्र सरकार के पास इसकी मंजूरी लेने के लिए ये भेजा भी गया है। बात करें अगर जगत गुरु संत तुकाराम की, तो इनका जन्म 17वीं शताब्दी में देहू गांव के लोहे गांव में हुआ था। ये एक संत थे और भक्ति आंदोलन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था जगत गुरु संत तुकाराम का, और जन्म इनका 17वीं शताब्दी में देहू गांव के लोहे गांव में हुआ था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारतीय संसद ने 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी की, यानी भारतीय संसद ने कहां पर 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में भारतीय संसद ने 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी की हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल में भी, तो ये 10th CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस है जो कि 23 से 24 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में ये आयोजित की गई। और हम डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय संसद ने नई दिल्ली में 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी की थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये जो सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला इन्होंने की हुई है। यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया यह 23 से 24 सितंबर तक आयोजित किया गया, यानी 23 से 24 सितंबर तक कह सकते हैं ये 2 दिवसीय सम्मेलन था और यह 23 से 24 सितंबर तक आयोजित किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 46 पीठासीन अधिकारी, 25 अध्यक्ष
और 14 विधानसभा उपाध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल हुए, यानी कि इतने लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए, जिनमें से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 46 पीठासीन अधिकारी थे, 25 अध्यक्ष और 14 विधानसभा उपाध्यक्ष, ये सभी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, यानी कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो कि ऑस्कर 2025 के लिए भारत की तरफ से भेजी गई है, भारत की तरफ से वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए भेजी गई है। तो ए ऑप्शन है पुष्पा, बी ऑप्शन है पोनिवन सेलिवन, सी ऑप्शन है लापता लेडीज और डी ऑप्शन है गंगूबाई काठियावाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लापता लेडीज, जो कि अभी हाल ही में फिल्म ये आई हुई थी। तो इस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, यानी कि अब ये रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगी, ऑस्कर में रिप्रेजेंट करने के लिए भारत की तरफ से ये जो फिल्म है ये भेजी जाएगी, लापता लेडीज़। कई लोगों ने मूवी देखी भी होगी, अगर नहीं देखी है तो रिकमेंड करते हैं मूवी देखिए, अच्छी लगेगी मूवी आपको, काफ़ी बातें इसमें आपको जानने को मिलेंगी। तो ये मूवी आप देखिए, और यही मूवी जो है यानी कि लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। असमिया जो निर्देशक हैं, यानी कि असम के डायरेक्टर हैं जाहून बरुआ, इनकी अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय चयन समिति ने सर्वसम्मति से लापता लेडीज को चुना है, यानी कि जो एक मतलब समिति गठित की जाती है, वो समिति जो फिल्म होती है उनको चुनती है कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो ऑस्कर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भेजी जानी चाहिए। तो वो जो 13 सदस्यीय चयन की जो समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं असमिया फिल्मों के जो निर्देशक जाहुआ बरुआ, ये अध्यक्ष हैं, पूछा जा सकता है। और इन्होंने ही सर्वसम्मति से लापता लेडीज फिल्म को ऑस्कर के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए चुना हुआ है। इसको प्रोड्यूस किसने किया है? तो इसको प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने, और इसका निर्देशन किया है किरण राव ने। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिल्म चर्चे में आई है, तो इसके प्रोड्यूसर और निर्देशन दोनों पूछे जा सकते हैं। तो ये जो लापता लेडीज है इसको प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने और निर्देशन किया है किरण राव ने। इसे ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है, यानी कि इसे क्यों भेजा, कौन सी श्रेणी में भेजा गया है? तो ये जो फिल्म है इसको ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में इसको नामित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी कि ऐसा कौन सा मतलब भारत का जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल में कन्वर्ट करने का जो पायलट प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ए ऑप्शन है इंदौर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है पुणे और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट जो प्लांट है ये स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में ये जो स्थापित किया जा रहा है ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत स्थापित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी अगर कार्य है, कोई भी अगर कुछ भी लॉन्च करना है तो उसको पहले छोटे तौर पे यानी कि कम क्षेत्र में उसको लॉन्च करके देखते हैं। अगर वो सफल रहता है, वो जो प्रोजेक्ट होता है अगर वो सफल रहता है तब जा करके उसको बड़े स्तर पे लॉन्च किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो छोटे स्तर पर उसको चेक करने के लिए जो लॉन्च किया जाता है वो होता है पायलट प्लांट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेनॉल ये जो प्लांट है इसको पायलट प्लांट के तहत अभी स्थापित किया गया है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल जो पायलट प्लांट है इसकी आधारशिला महाराष्ट्र के पुणे में थर्मैक्स लिमिटेड में रखी गई है, यानी कि पुणे महाराष्ट्र का जो थर्मैक्स लिमिटेड है वहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है। यह कार्बन कैप्चर और उपयोग प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी, कार्बन जो होगी उसको कैप्चर करेगा, उसको मेथेनॉल में कन्वर्ट करेगा और जो भी उसका उपयोग होगा उन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये होने वाला है। प्लांट की जो क्षमता है वो 1.4 टन प्रतिदिन यानी कि TPD है, यानी कि 1.4 टन प्रतिदिन यानी पर डे, 1.4 टन पर डे है इसकी जो क्षमता है। और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो 31 करोड़ रुपए होने वाली है। ये लागत है इसकी जो ये होने वाली है 31 करोड़। बढ़ेंगे हम अपने
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स के 25वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? यानी कि अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि जो आईफा अवार्ड है इसका 25वां संस्करण वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है रायपुर और डी ऑप्शन है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईफा अवार्ड का जो 25वां संस्करण है इसकी मेजबानी जयपुर के द्वारा की जानी है, जयपुर राजस्थान इसके द्वारा की जानी है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें आईफा के बारे में बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी, और इसका जो मेज़बानी है यानी आईफा अवार्ड्स की जो 25वें संस्करण की मेज़बानी है ये जयपुर के द्वारा की जाएगी। इसका आयोजन 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक किया जाएगा, यानी कि 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक ये आयोजित होगा। आईफा और राजस्थान पर्यटन विभाग ने आईफा अवार्ड की रजत जयंती समारोह के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। 2025 के समारोह में पहला आईफा डिजिटल पुरस्कार भी आयोजित किया जाएगा, यानी कि जो 2025 का जो ये आईफा अवार्ड्स होने वाला है इसमें पहला आईफा डिजिटल पुरस्कार भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो डिजिटल, क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना ही है, आप देखते भी हैं आए दिन OTT पे कई सारी फिल्म्स रिलीज़ की जाती हैं, तो इसके अंतर्गत OTT होगा और भी अन्य जो प्लेटफॉर्म है जहां पर फिल्मों को रिलीज़ किया जाता है, वेब सीरीज वगैरह जो होती हैं उनको जो रिलीज़ किया जाता है उसके लिए भी आईफा डिजिटल पुरस्कार की भी घोषणा की जाएगी, यानी कि आईफा डिजिटल पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको पसंद आएंगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पसंद आई होगी, और ये जो वीडियो है अगर वो भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।